हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। तो जैसा कि आपका क्लैट का एग्ज़ाम मतलब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इसका एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट मंथ 7 दिसंबर को है। ठीक है, इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 120 और उसमें अराउंड जो 10% वेटेज होती है वो होती है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की। 10% वेटेज का मतलब 10 to 14 क्वेश्चन आपके होंगे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में। और जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है, जो आपकी वही आती है जो आपने 10th ग्रेड तक पढ़ा हुआ है। अब 10th ग्रेड तक जैसे HCF एलसीएम रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया आपका, जो आपने तो पढ़ा होगा नॉर्मल। ठीक है, वैसे ही परसेंटेज हो गया। ठीक है, परसेंटेज के साथ आपका टाइम एंड वर्क, एवरेज, अलजेब्रा। ठीक है, ये आपके जो भी बेसिक टॉपिक है ना अर्थमेटिक के, यही आते हैं इसमें। अब जैसे कि एक स्टूडेंट ने मेरे को ये कुछ भेजा था डाटा और बोला था कि इसका एनालिसिस करवा देना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मेरे को भेजे थे। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसमें ऐसे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होंगे। मतलब ऐसे करके आपको डाटा दिया होगा एक, और फिर उसी डाटा के अकॉर्डिंग आपके 4 to 5 क्वेश्चन दिए होंगे। आपको उन्हीं में से करेक्ट आंसर मार्क करना है। ठीक है, एकदम आपको सिर्फ ये दिखने में मुश्किल लग रहा होगा, पर लेकिन ये जो अंदर डाटा होगा ना इसके एकदम आसान होगा। आपको बस इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एक बार इसको पढ़ लोगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। और उससे पहले आप ये जान लो कि अगर आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको दिक्कत होगी तो मेरे को आप जीमेल कर देना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, जीमेल लिख लो मेरी कि क्वांट्स QUANTS, अच्छा लिख लेता हूँ मैं, QUANTS pro77@gmail.com। इस पर मेरे को सेंड कर देना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखियो, इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है ये सीखो आप पहले। ठीक है, आपने वैसे सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे ओवरव्यू देखना है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। क्योंकि आपने पढ़ लिया कि 2 रिनाउंड सॉफ्टवेयर कंपनीज है, पोलराइज एंड कॉन्टिजेंट। फिर इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस पढ़ लेने की, आपको क्वेश्चंस में क्या पूछा है ताकि आपको अंदाजा हो जाए आपको फाइंड क्या करना है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूँ, इसमें बोला कि मेरे को इंक्रीज इन प्रॉफिट बताना है ईयर 2011 से 12। मतलब मुझे पता लग गया कि इसमें क्या मुझे ईयर वाइज डाटा दिया होगा, कुछ ईयर वाइज डाटा ही मुझे फाइंड करके बताना है कि 2011 से लेकर 2012 में कितना % प्रॉफिट हुआ या फिर वो चेंज हुआ। ठीक है, ये बताना है। और वैसे ही अगला मुझे दिया कि यही पोलराइज कंपनी है 2011-12। मतलब मुझे इसमें डाटा ही पहले लिखना पड़ेगा, मतलब मुझे डाटा ही फाइंड करना पड़ेगा। ये मेरे को क्वेश्चन क्या पता लग गया कि मेरे को हर एक साल का सबसे पहले डाटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन जो भी मेरे को दिया है, देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या बोला होगा, डाटा ही बोला है। ठीक है, नॉर्मली तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँगा, सिर्फ जो मेरे का हर एक साल का साल वाइज में डाटा लिख लेता हूँ। अब ऐसे ये मैंने ले लिया एक एक्स्ट्रा पेज। अब देखो डाटा मैं किस हिसाब से लिखूँगा, देखो 2 रिनाउंड सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, नेम उनका दिया पोलराइज एंड कॉन्टिजेंट। तो मैंने लिख लिया कि मेरे पास 2 सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक कौन सी है पोलराइज और एक कॉन्टिजेंट। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब बोला कि देयर बिजनेस स्टार्ट इन ईयर 2007 में उनका बिजनेस शुरू हुआ एंड बोथ द कंपनीज वर इन कंपटीशन में थी, ईच अदर इन प्रॉफिट मेकिंग। अब बोला कि पोलराइज क्या करती है, 30% प्रॉफिट अर्न करती है 2007 में एंड 2008 में। ठीक है, एंड फर्दर इंक्रीज टू 40% इन 2009। तो मैं लिख लेता हूँ। अब देखो सबसे पहले मुझे डाटा जो दिया है वो किसका दिया है, 2007, फिर वैसे ही 8, 9, 10, और वैसे मैंने क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि 11 और 12 तक भी था। तो मैं लिख लेता हूँ कि 11 और 12 तक मेरे पास डाटा था, लिख लिया मैंने। अब ऐसे समझने के लिए मैं ऐसे करके लाइन खींच लेता हूँ इसमें। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो ऐसे कि मैंने कौन से आगे कौन सा लिखा है। ठीक है, ऐसे मैं स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ। ये मैंने लाइंस खींच ली। ठीक है, ये लिख लिया। अब मैं अलग पेन से लिख लेता हूँ। अब मुझे पता लग गया कि 2007 और 8 में 30% डाटा। ठीक है, मतलब 2007 में 30% प्रॉफिट कमाया इसने, और इधर भी 2008 में भी 30% का प्रॉफिट कमाया किसने, पोलराइज ने। अब वैसे ही बोला कि फर्दर इंक्रीज टू 40% इन 2009। 2009 में कितना आ गया, 40%, लिख लिया 40%। ठीक है, अब आगे का बोला कि हाउएवर इट्स प्रॉफिट परसेंटेज डिक्रीज टू 20% इन 2010। 2010 में क्या हो गया, 20% पे डिक्रीज हो गई। ठीक है, मतलब ये नहीं बोला कि 20% डिक्रीज हो गई, डिक्रीज टू 20%, मतलब 20% हो गई। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ जो कंटिजेंट था ओपन विथ 40% प्रॉफिट, इसने ओपन किया था 40% प्रॉफिट के साथ, लिख लिया मैंने 40% प्रॉफिट।
इन 2007 बट स्लोली डिक्रीज टू 35% इन 2008 एंड 30% टू 2009 में, ठीक है। मतलब 35 और 30% हो गई। मतलब मैं कह सकता हूँ 2008 में 35% और फिर 30% कॉन्टिजेंट, ठीक है। अब बोला कि इंटरेस्टिंगली बोथ द कंपनीज इंक्रीज देयर प्रॉफिट इन द लेटर ईयर कंसिडरेबली, ठीक है। अब बोला कि आगे के जो साल हैं उसमें वो इंक्रीज करती है। पोलराइज इंक्रीज इट्स प्रॉफिट टू 35% इन 2011। मतलब मैं कह सकता हूँ 2011 में कितना आ गया, 35% ही दिया ना, 35%, हाँ। एंड 50% इन 2012, तो 50% आ गया 2012 में, लिख लिया मैंने जहाँ तक। अब बोला है जहाँ तक लिया सिमल्टेनियसली, मतलब उसी के साथ में कॉन्टिजेंट इंक्रीज इट्स प्रॉफिट परसेंटेज टू 45% 2010 में और 50% 2011 में, मतलब 45 और 50 लिख लिया मैंने, 45% एंड 50% लिख लिया। अब वैसे ही आगे क्या बोला कि एंड रीच 60% इन 2012। 2012 में कितना आ गया इसका, 60% आ गया। अब वैसे ही एज देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड इनकम एक्सपेंडिचर, हमें इसी के बेस पे क्वेश्चंस बताने हैं। लिख लिया हमने डाटा जो दिया था हमें, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डाटा का पूरा ओवरव्यू, मैंने एक साथ में सारा लिख लिया। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चंस। आपको सिर्फ ये डाटा बनाने में, मतलब आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, आपको खींच के कितना 1 to 1.5 मिनट लगेगा, ठीक है। 1 to 1.5 मिनट में आप ये डाटा बना लोगे। अब देखो कितने आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब बोला कि बट इज़ द इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज, कौन सा, कॉन्टिजेंट कंपनी। कॉन्टिजेंट कंपनी कौन सी ली थी मैंने, जे वाली, ठीक है। जे वाली कंपनी आपको बताना है कि कितना परसेंट फ्रॉम ईयर 2011 से 12 कितना परसेंट इंक्रीज होता है। अब देखो 2011 में उसका 50% था, 50 से क्या हो रहा है 2012 में 60%। यही बोला है हमें 2011 से 12, मतलब मैं कह सकता हूँ 2011 में कितना था इसका, 2011 में कितना था, देखो 50% और फिर 60 हो गया, ठीक है। मतलब इधर 50% था और इधर 2012 में 60% हो गया। मतलब कितना इंक्रीज़ हुआ, 10 का इंक्रीज़ हुआ किस पे, 50 पे। तो हमें बताना है 100 पे कितना इंक्रीज़ होगा। कर लो इसको सॉल्व, 52 जा मतलब 2 × 10 20% का इंक्रीज़ होगा। तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा। आपको इसमें ये डाउट होगा कि मैंने इधर देखा कि 50% है फिर 60 हो गया, ये डिफरेंस इनका तो 10% आ रहा है 10% डिफरेंस। और मैक्सिमम लोग होंगे वो आंसर 10% को टिक कर लेंगे, पर ये नहीं होगा। पर हमें क्या बोला कि इंक्रीज इन प्रॉफिट, हमें बोला कि फ्रॉम ईयर 2011 से 2012, ठीक है। मतलब 2011 से 2012 में इन दोनों के बीच में प्रॉफिट परसेंटेज कितना इंक्रीज़ हुआ। ये नहीं बताना कि प्रॉफिट कितना इंक्रीज़ हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज कितना इंक्रीज़ हुआ। मतलब मैं कह सकता हूँ अगर मेरा पहले प्रॉफिट 50 था, 50 से 60 हो गया। अब बताना है मुझे कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ। मुझे क्या पता लगे, इधर 10 इंक्रीज़ हो रहा है किस पे, 50 पे, तो बताना है 100 पे कितना इंक्रीज़ होगा। तो 10/50 × 100 ये आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज। तो 50 से काटा 2 जा, 2 × 10 20%। मतलब मैं कह सकता हूँ 20% इंक्रीज़ हुआ होगा 2011 to 2012, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। देखा, इसका डाटा सिर्फ एक बार आपने डाटा निकाल दिया, उसके बाद आपको इतना सा सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ। वैसे अगला क्वेश्चन है, बट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट मेकिंग पोलराइज कंपनी। अब आ गया पोलराइज कंपनी की इन 2011 एंड 12 इज द टोटल प्रॉफिट मेकिंग ऑफ द कॉन्टिजेंट कंपनी 2007 और 8। अब बताना है हमें जो पोलराइज कंपनी है 2011 और 12 को मिला के। अब देखो पोलराइज कंपनी थी जो हमारी जे वाली थी, 2011 और 12 को मिला के कितना प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। 35 और 50 कितना आ गया, 50 और 35 मतलब 85। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो जे कंपनी है ये टोटल कितना प्रॉफिट कमा रही है, दोनों मिला के 85 लिख लिया। और वैसे ही जो हमारी जे है कंपनी कौन सी, कॉन्टिजेंट, ये 2007 और 8 में कितना प्रॉफिट कमा रही है। 2007 और 8 कहाँ गया हमारा जे वाला, ठीक है। मतलब 40 और 75, 40 और 35 मतलब कितना हो गया 75, ठीक है। मतलब जे हम कह सकते हैं जे कितना कमा रही है 75। अब हमें बोला कि बट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट मेकिंग ऑफ पोलराइज कंपनी इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना। मतलब मैं कह सकता हूँ जो जे वाला प्रॉफिट परसेंटेज मतलब कितना 85, जे इसके कितना प्रॉफिट परसेंटेज है। मतलब जे लिख लिया मैंने, जो हमें जिसका बोला था वो ऊपर आ गया और जिसको मतलब बोला था कि किसके अकॉर्डिंग निकालना है वो नीचे आ गया, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। अब कर लो आप इसको, 25 3 जा 25 4 जा आ गया आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 85 × 4 4 5 जा 20, 2 कैरी 8 के 32 33 34 मतलब 345 3 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप काटोगे कितना, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 10 बन जाएगा, 3 3 जा 9.33 मतलब 113.33%
ऐसे ही 3 बढ़ते जाएगा, मतलब 113.3। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा, ए पार्ट। कैसे किया मैंने, मेरे को बोला था कि जो टोटल प्रॉफिट है पोलराइज कंपनी का 2011 और 12 में मैंने मिला के लिख लिया, कितना था 2011 और 12 में मिला के, 2011 और 12 में मिला के ना 50 + 35 85, और उन दोनों का 2007 और 8 में मिला के जे 75। तो मुझे यही बताना है कि जे इसका कितना परसेंटेज है। तो मैं लिख लिया ऊपर 85, 75 का कितना परसेंटेज है, 113.33% है। वैसे ही आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ़ द इनकम ऑफ द कंटिजेंट कंपनी इन 2008 वाज 200 करोड़ बट वाज इट्स प्रॉफिट इन 2009। ठीक है, अब बोला कि उसका जो कंटिजेंट कंपनी 2008 में प्रॉफिट, 2008 का प्रॉफिट देखेंगे हम, कहाँ गया 2008 का प्रॉफिट कंटिजेंट का, 2008 का प्रॉफिट कंटिजेंट का कहाँ गया 35%। अब हमें बताना है कि 35% है जो, ठीक है 35%, उसकी वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में, कितनी है 200 करोड़ दी है हमें। अब बोला कि हमें बट वाज इट्स प्रॉफिट इन 2009, हमें बताना है 2009 में उसका प्रॉफिट कितना होगा। 2009 में उसका प्रॉफिट अगर 2000 कौन सा कॉन्टिजेंट था, हाँ कॉन्टिजेंट है, मतलब 2009 में उसका प्रॉफिट कितना होगा, 2009 कहाँ गया ये वाला, मतलब 30%। अब हमें क्या दिया है कि अब हमें वैल्यू दी है 35 की, हमें बताना है कि 30% की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जे बोल सॉरी इधर इनकम लिखी है, इनकम, ठीक है इनकम लिखी है, मतलब जो जे वैल्यू होगी जे किसकी 135% की। अब जे 135 कैसे आया, ये समझ लो आप कि देखो ये टोटल आपको परसेंटेज प्रॉफिट है, मतलब इसकी शुरू में जो इनकम होगी, मतलब शुरू में जो इसने इन्वेस्ट किया था, समझ लो अगर 100% इन्वेस्ट किया था उसी में से ये प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब उसका जो 2008 में जो टोटल इनकम होगी वो तो 100 तो उसकी इनकम जो शुरू में इन्वेस्टमेंट किया था वो है, प्लस 35% उसका प्रॉफिट है, मतलब जो टोटल इनकम होगी वो क्या हो जाएगी 135%। तो मतलब 135% की वैल्यू हमें दी है 200 करोड़, हमें बताना है 30% की वैल्यू क्या होगी। तो 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे निकालोगे, 30% की हमें वैल्यू निकालनी है। और देखो अगर 135% की वैल्यू दी है 200 करोड़, मतलब हमें पता कि 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 200/135 करोड़ हो जाएगी ना। मतलब देखो अगर हमें इधर अगर हम इसको नीचे भेज लें, ठीक है भेज लिया, तो एक की वैल्यू पता लग जाएगी हमारे पास कितनी है 200/135। अब हमें बतानी कि 30% की वैल्यू क्या होगी। तो 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही 200/135, इसको मल्टीप्लाई कर लो 30 से। ठीक है, अब देखो ये किससे कट रहा है, हमारा 3 से कटता है, 3 × 30, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। अब वापिस अगेन किससे कट रहा है, ये 5 से, 5 × 9 = 45, 5 × 4 = 20, 0, मतलब हम कह सकते हैं 400/9। अब इसको अगर काटो आप 9 × 4 = 36। अब यही 4 वाला एक ही ऑप्शन आपके पास 46.15 करोड़, तो यही आपका क्वेश्चन होगा। अब ये तो हो नहीं सकता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हम निकाल तो पा रहे हैं। और स्कोर कर लो 9 × 4 = 36, 4 कैरी 9 × 4 = 36.44 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसके आसपास सिर्फ एक ही डिजिट है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब ऐसे ही अगला, बट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी विद हाइएस्ट एनुअल एवरेज प्रॉफिट एंड दैट ऑफ कंपनी विद लोएस्ट एनुअल एवरेज प्रॉफिट। अब हमें बताना कि एनुअल एवरेज प्रॉफिट कितना होगा। अब देखो एनुअल एवरेज प्रॉफिट मतलब हमें टोटल निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम टोटल निकालें, इसका टोटल निकालें 30 और 30 60, 60 और 40 100, 100 120, 120 और 50 कर लो पहले 170, और 170 और 35 हमारे पास कितना आ गया 205, ये आ गया 205। और वैसे इसका अगर हम टोटल कर लें 40 और 30 70, 70 और ये 80 कितना आ जाएगा आपके पास 150, 150 और ये 50 200, 260, ये आ गया आपके पास 260। अब हमें बताना कि इनके डिफरेंस की एवरेज क्या होगी। अब देखो इसकी जो एवरेज होगी वो कितनी होगी, ये हमारे पास टोटल कंपनीज कितनी है 1 2 3 4 5 6, मतलब जो इसकी अगर हमें टोटल एवरेज निकालनी होगी वो क्या होगी हमारे पास 205/6, और वैसे इसकी एवरेज क्या होगी 260/6। अब हमें इन्हीं का डिफरेंस बताना है कि इनकी एवरेज का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, अब इनके एवरेज का डिफरेंस ही बताना है हमें यही बोला कि बट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी विद हाईएस्ट एनुअल एवरेज प्रॉफिट एंड दैट ऑफ कंपनी विद लोएस्ट एनुअल एवरेज प्रॉफिट। अब जो हमारे पास पोलराइज कंपनी आई उसकी जो एवरेज प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट वो हमारे पास कितना आया, एवरेज वही होती है ना कि टोटल हम प्लस करेंगे अपॉन जितने हैं वो कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल प्लस किया हमने कितना आया 205 और अपॉन डिवाइड बाय 6, क्योंकि हमारे पास टोटल ईयर कितने दिए थे 6। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। पोलराइज का कितना आ गया मेरे पास, इधर लिख लेता हूँ मैं, पोलराइज का 205/6, और वैसे ही जो हमारे पास जो दूसरी थी कंटिजेंट उसका कितना आया 260/6। अब इन्हीं का डिफरेंस हमें बताना था क्या होगा।
अब इनका अगर हम डिफरेंस करें कितना आ जाएगा हमारे पास 260 में से 205 के मतलब 55/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको काट लो, 6 9 जा 54, 1 कैरी 10 बन जाएगा, 6 1 जा 6 मतलब 9.17 के आसपास। तो सी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जिसको अगर समझ नहीं लगी एक और बार फिर से समझ लो कि हमें क्या बोला था, हाईएस्ट एनुअल एवरेज प्रॉफिट और लोएस्ट एनुअल एवरेज प्रॉफिट जिसका होगा उन दोनों का डिफरेंस। तो मैंने इसका एवरेज प्रॉफिट का डिफरेंस निकाल दिया, सबको प्लस किया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जितने थे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वैसे इसको प्लस किया सबको अपॉन टोटल नंबर जितने थे 6। ठीक है, ये आ गई मेरे पास इसकी एवरेज और ये आ गई इसकी एवरेज। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया मैंने, कितना आ गया मेरे पास 50 कहाँ गया 55.6, तो ये कितना होता है 9.17। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 5th। अब इसमें बोला कि बट इज़ अ परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ पोलराइज कंपनी फ्रॉम 2010 टू 11। अब 2010 से 2011 में कितना इंक्रीज हुआ किसका, पोलराइज का। अब देख लेंगे हम पोलराइज का 2010 से 2011 क्या हो रहा है 20 से 35, मतलब कह सकते हैं कितना इंक्रीज हो रहा है, देखो 20 से 35 मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है 15 का, किस पे 20 पे, हमें बताना 100 पे कितना इंक्रीज होगा। तो काट लो इसको, 25 जा 100, 15 5 जा 75, मतलब 75% का इंक्रीज होगा। तो बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। बस आपका इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखा कितनी आसानी से हमने कितने आराम से कर लिया। बस हमें क्या करना था, सिर्फ ये डाटा फाइंड करना था। कर लिया हमने ये डाटा फाइंड और हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वैसे ही आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें भी आप देखो कि ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात की है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें बोला कि 40% ये मतलब 5% इलेक्ट्रिक कार्स हैं स्टेट 4 में, मतलब इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं AC वाली हैं, एंड रिमेनिंग नॉन AC हमें बताना है नॉन AC, मतलब हमें यही बताना है कि स्टेट 4 में कितनी कार्स हैं, हमें वही निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, एक तो आ गया हमें स्टेट 4 का डाटा निकालना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में स्टेट कहाँ गया, ये नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 2 इतनी है, मतलब हमें स्टेट 2 का डाटा निकालना पड़ेगा। और वैसे इधर स्टेट 4 का डाटा और स्टेट 3 का डाटा निकालना पड़ेगा। और वैसे इधर कंप्यूट ऑल, मतलब सारी स्टेट्स का डाटा निकालना पड़ेगा। और इधर हमें बोला कि डिफरेंस निकालना, मतलब हमें सिंपली वही करना पड़ेगा। ठीक है, डाटा तो निकालना ही पड़ेगा। अब एक पे ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया। अब इधर लिख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी स्टेट है। एक लिख लेते हैं स्टेट 1। ठीक है, हमने देखा था ना स्टेट 1 2 3 4 ही होंगी, है ना। स्टेट 1 ये 3 2 1 एंड 4, 4 स्टेट हैं हमारे पास। ठीक है, स्टेट 1 स्टेट ऐसे लिख लो आप, ऐसे लिख लिया मैंने एक ही बार में स्टेट, और वैसे ही 1 2 3 4 ऐसे लिख ली मैंने 4 स्टेट्स लिख ली। और वैसे ही हमें बोला कि ऑटोमोबाइल्स और मोस्ट प्रेफर्ड ट्रांसपोर्ट हैं। ठीक है, जो आज के ज़माने में यूज हो रहे हैं, व्हीकल्स हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम रन ऑन डीजल। अब हमें बोला कि कुछ व्हीकल डीजल पे रन करती है, कुछ पेट्रोल पे और कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे, और इन्हीं का हमें डाटा दिया हुआ है। अब बोला कि ड्यूरिंग सर्वे एव्यूड द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार इन 4 स्टेट्स। ठीक है, 4 स्टेटों में परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कार्स का। ठीक है, अब बोला कि द इंफॉर्मेशन, यही सर्वे की जो इन्फॉर्मेशन आई हमें क्या आई, रेशो बिटवीन डीजल इंजन्स कार, पेट्रोल इंजन्स कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स के बीच में हमें रेशो दी हुई है। और बोला कि हमें किस किस की रेशो दी है, हमें किस किस की, डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक। ऐसे लिख लेते हैं, एक तो आ गई डीजल कार्स, एक पेट्रोल और एक इलेक्ट्रिक कार्स, इनका हमें डाटा दिया हुआ है। अब हमें बोला कि टोटल नंबर ऑफ कार्स फिर डाटा वाज कलेक्टेड इतना, मतलब टोटल कार्स है हमारे पास कितनी, ऊपर लिख लेते हैं हमारे पास टोटल कार्स हैं 8000। ये डाटा दिया हुआ है हमें, टोटल कार्स है हमारे पास 8000। ठीक है, ऑफ दिस इसमें से जो स्टेट 1 है उसके पास है 15% कार, मतलब हम कह सकते हैं जो स्टेट 1 है इधर है कितनी 15% कार। ठीक है, और इसमें से भी जो कार हैं किस रेशो में, 3:4:1। ठीक है, किस रेशो में, ये लिखे ना 3:4:1, मतलब हम कह सकते हैं 3:4:1, इस रेशो में हमारे पास कार। और वैसे ही बोला कि स्टेट 2 हैड 20% ऑफ टोटल कार्स, मतलब जो स्टेट 2 है इसके पास है 20% ऑफ टोटल कार्स। ठीक है, और वैसे ही किस रेशो में, 5:3:2, डीजल पेट्रोल इलेक्ट्रिक 5:3:2, यही रेशो ना 5:3:2। अब बोला कि स्टेट 3 में 30% है, इधर लिख लेते हैं हम 30% है। ठीक है, और वैसे ही कितना है टोटल कास्ट 4-5-3
3 इस रेशो में, ठीक है। और वैसे ही स्टेट 4 में 35% कार हैं टोटल की और 7-5-2, इधर लिख लिया हमने 35% और कितना है 7-5-2, 7-5-2 इस रेशो में, ये लिख लिया हमने डाटा, बेसिकली नॉर्मल डाटा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को किस अकॉर्डिंग करेंगे। अब हमें सबसे पहले बोला कि इफ 45% कॉर्स हैं कौन सी स्टेट 4 में, हमें स्टेट 4 का निकालना है बेसिकली। अब स्टेट 4 कहाँ गया, स्टेट 4 में कितने 35% डाटा है हमारे पास, मतलब 35% है टोटल कॉर्स के, और टोटल कॉर्स हमारे पास हैं 8000, तो 35% मतलब 35/100 अपॉन ऑफ 8000, 2 0 कटे, अब ऐसे 0, 8 5 40, 4 का 8 3 24 4 28, मतलब 2800 कार हैं हमारे पास टोटल, जो कौन से स्टेट 4 में, मतलब कह सकते हैं स्टेट 4 में हमारे पास टोटल कार है कितनी 2800। और हमें बोला कि इसमें से 45% है वो हैं AC वाली, एंड द रिमेनिंग और नॉन AC, हमें बताना है कि नंबर ऑफ नॉन AC कार कितनी होंगी। अब देखो अगर 45% कार्स हैं वो कौन सी है AC वाली, तो नॉन AC कितनी होंगी 55%, जो टोटल इतनी है 100%, और हमारे पास 45% है AC वाली, तो जो नॉन AC होंगी वो हमारे पास होंगी 55%। अब आप बेसिकली आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि अगर 55% आ रहा है, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, और इधर जे 11 का मल्टीपल नहीं है, जे 11 का नहीं है, 11 का नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर है जो 11 का मल्टीपल है, इसको डायरेक्ट आप आंसर मार्क कर सकते थे। पर अगर हमें पूरा निकालना, निकाल लो 55% ऑफ टोटल स्टेट 4 में कितनी कार्स हैं 2800। अब कर लो इसको 55 × 28 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 55% ऑफ 2800, जी है ना आपके पास 45। अच्छा सॉरी, इलेक्ट्रिक कार्स बोला है आपको। अब इलेक्ट्रिक कार्स भी आपको निकालनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रिक कार्स कहाँ गई आपके पास, जे वाली, मतलब इस 2 की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। अब देखो आपके पास जे अगर आप टोटल कर लो, 7 5 12 2 14, मतलब 14 है जो आपके पास टोटल नंबर है, जे इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2800, मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 200, और ए की वैल्यू 200 है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 2 की वैल्यू 200 × 2 मतलब 400, मतलब आपके पास इलेक्ट्रिक कार्स कितनी होंगी 400। अगर इलेक्ट्रिक कार्स 400 है आपके पास, सॉरी मैंने इधर 2800 लिख लिया, 2800 मैंने स्टेट 4 की टोटल लिखी थी, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बतानी थी। इलेक्ट्रिक कार्स कितनी होंगी 400, और वैसे ही हमें इसका क्या निकालना है इंटू 400 इंटू 400, तो ये काटा आपने तो कर लो 55 × 4 कितना आ जाता है आपके पास 220, तो 220 आपके पास आंसर आ जाएगा, जो मैंने पहले ही बता दिया क्या होगा 11 का मल्टीपल होना ही था, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 55% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक कार्स। अब इलेक्ट्रिक कार्स पता है ना मैंने कैसे निकाली, कि मैंने निकाल दी 35% की वैल्यू दी है मुझे, कितनी आ गई मेरे पास 2800, मैंने इसका 35% ने निकाल दिया। हमें पता है कि 35% में इतना टोटल आ रहा है, टोटल मतलब 7 और 5 और 2 की रेशो में, मतलब 7 5 12 2 14 की वैल्यू दी थी मेरे पास 2800, ए की वैल्यू आ गई 200, मतलब 2 की वैल्यू मेरे पास होगी 400, और 2 की वैल्यू 400 होगी, वैसे ही 5 की वैल्यू कितनी होनी थी 5 × 200 1000, और वैसे ही 7 की वैल्यू 7 × 200 मतलब 1400, मतलब 1400 आ जाती है हमारे पास डीजल कार, पेट्रोल कार आ जाती 1000, और बाकी जो इलेक्ट्रिक कार्स आ जाती 400, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 200, तो इलेक्ट्रिक कार्स कितनी आ जाती 400, तो वैसे ही मैंने निकाल दिया 55% ऑफ 400 कितना आ गया मेरे पास 220। वैसे ही अगला क्वेश्चन हम बताना है कि नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 2। अब ऐसे स्टेट 2 का देखते हैं, स्टेट 2 में कितना है 20%, 20% मतलब 1/5, ठीक है। 1/5 ऑफ 8000 कितना आ जाएगा मेरे पास, मतलब 1600, मतलब मैं कह सकता हूँ 1600 होंगी टोटल कार्स कौन सी स्टेट 2 में। और वैसे जो 16 कार्स होंगी हमें निकालना है पेट्रोल का, मतलब इस 3 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमें टोटल ये 5 3 8 2 10 की वैल्यू मेरे पास दी हुई है कितनी है 1600, 10 की वैल्यू अगर 1600, एक की वैल्यू होगी 160, वैसे 3 की वैल्यू क्या होगी 160 × 3 मतलब 60 × 3 48, 480, मतलब मैं कह सकता हूँ जो पेट्रोल कार्स होंगी मेरे पास स्टेट 2 में वो कितनी होंगी 480, ठीक है। बोला कि इज़ हाउ मच परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ डीजल कार्स इन स्टेट 1, वैसे स्टेट 1 का निकालना पड़ेगा। और स्टेट 1 में क्या है 15%, 15% मतलब 15/100 ऑफ 8000, 2 घाटे 15 8 120, मतलब 1200 कार्स होंगी टोटल। और वैसे इसमें ये कट रही हैं, ये बट रही हैं इस पर 3 4 1 की रेशो में, मतलब 4 3 7 और 1 8, 8 की वैल्यू दी है मेरे पास 100, मतलब 1200, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास कल इसको 150। और वैसे हमें क्या निकालना था, कौन सी कार्स निकालनी थी हमें डीजल कार्स,
तो डीजल कार्स मतलब इस 3 की वैल्यू हमें बतानी है। इस 3 की वैल्यू कितनी होगी सॉरी, मतलब A की वैल्यू 150 है, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450। मतलब मेरे पास आ गया कि ये डीजल कार कितनी होंगी 450। अब हमें यही बताना है कि जो नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स हैं स्टेट 2 में वो कितनी ज़्यादा है इससे। अब हमें पता लगे कितनी ज़्यादा है इससे, 30 ज़्यादा है किस पे 450 पे, तो हमें बताना है 100 पे कितनी ज़्यादा होगी। 0 से 0 कट गया, 3 15 जा सॉरी 5 3 या 15, 5 20 जा मतलब 20/3, 20/3 मतलब 6.66%। तो आपके पास डी पार्ट आंसर आ जाएगा। वैसे आपके पास ये रहा अगला क्वेश्चन। हम बताने कि बट इज़ द रेशो ऑफ डीजल कार्स इन स्टेट 4। वैसे स्टेट 4 का डाटा हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टेट 4 का क्या होगा हमारे पास, कहाँ के स्टेट 4 ये रहा, ठीक है। जिस स्टेट 4 का मैंने बताया आपको, ए की वैल्यू क्या आ गई 200, अरे ए की वैल्यू 200 है तो इस 5 की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 × 200 मतलब 1000, और इस 7 की वैल्यू होगी मेरे पास कितनी 7 × 200 मतलब 1400। ये पता लग गया आपको। वैसे हमें क्या निकालना था कि रेशो ऑफ डीजल कार इन स्टेट 4, डीजल कार स्टेट 4 में कितनी आई मेरे पास 1400, ठीक है। जा जाएगी मेरे पास 1400 रेशो इलेक्ट्रिक कार स्टेट 3 में निकालिए हमने। इलेक्ट्रिक कार स्टेट 3 में कहाँ गया स्टेट 3 ये रहा। अब स्टेट 3 का हमें निकालना पड़ेगा डाटा। स्टेट 3 को मैं लिख लेता हूँ ग्रीन पेन से। क्या हुआ, रुकना, पेंसिल बैड होगी। अब चलिए, अब देखो स्टेट 3 का डाटा हम निकाल लेते हैं, क्यों हमें नेक्स्ट क्या निकालना है स्टेट 3 का ही निकालना है हमें। हमारे पास स्टेट 3 में डीजल कार्स कितनी होंगी। और देखो स्टेट 3 में कहाँ गया जी 30%, मतलब 30% मतलब 30% ऑफ मतलब 3 8 या 24 मतलब टोटल कितनी होंगी हमारे पास 2400। और टोटल 2400 मतलब हम कह सकते हैं जी 4 5 9 9 और 3 12, इस टोटल 12 की वैल्यू हमें दी है 2400, और 12 की वैल्यू 2400 है मतलब ए की वैल्यू होगी 200, और ए की वैल्यू 200 मतलब हमें निकालना है डीजल कार। 4 की वैल्यू कितनी होगी 4 × 200 मतलब 800। तो वैसे ही ये रेशो क्या आ जाएगी हमारे पास। इधर स्टेट 3 में कार्स कितनी आ गई इलेक्ट्रिक, अच्छा इलेक्ट्रिक निकालनी है हमें। इलेक्ट्रिक कहाँ है नीचे वाली, मतलब इस 3 की वैल्यू 600, और ए की वैल्यू 200 मतलब 3 की वैल्यू 600, और 3 की वैल्यू 600 मतलब रेशो क्या आ जाएगी हमारे पास 600। तो इसको काट लो, 2 0 2 0 कट गए, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 मतलब 7:3। तो हमारा ए पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक कार्स टू द टोटल कार्स इन ऑल स्टेट, मतलब हमें टोटल इलेक्ट्रिक कार्स बतानी है। और देखो इस एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यही है ना इलेक्ट्रिक कार्स, एक की वैल्यू 150। वैसे ही 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक कार्स लिख रहा हूँ मैं। अगर एक की वैल्यू 160 है मतलब 2 की वैल्यू 320, और वैसे इसकी वैल्यू हमने निकाल दी 600 और इसकी वैल्यू निकाल दी 400। कर लो इसको ऐड, 600 + 400 1000 और 320 मतलब 1320, और 1320 + 150, ठीक है। तो मतलब 1320 + 150 कर लो, इसको कितना आ जाएगा 0 5 2 7 3 1 4 1470, मतलब हमें 1470 आ गई टोटल इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है। आगे ना इलेक्ट्रिक कार टोटल कितनी आ गई 1470 अपॉन टोटल कार्स से हमें परसेंटेज बतानी है। अब टोटल कार्स थी हमारे पास कितनी 8000, ये हमें दिया हुआ है गिवन में डाटा, मल्टीप्लाई बाय 100 तो जाएगा आपके पास परसेंटेज। 0 से 0 कट गया, 0 से 0, अब जिधर 8 बन जा 8, पीछे वाले बचे 67 मतलब 8 8 जा 64 मतलब 18 पॉइंट, ठीक है 64, पीछे रिमाइंडर बचा 3 3 से क्या हो जाएगा 30 मतलब 8 3 के 24 मतलब 18.3 समथिंग, तो 18.37% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखा मैंने सिर्फ इतना सा डाटा मुझे बताना था, और मतलब सिर्फ शुरू में इतना सा मुझे लिखना था,
ठीक है, सिर्फ परसेंटेज और रेशो लिखनी थी, फिर उस अकॉर्डिंग मुझे जो वैल्यू चाहिए थी मैंने वो निकाल दी। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, बट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 3। देखते हैं स्टेट 3 में पेट्रोल कार कितनी आई हैं। पेट्रोल कार्स इन स्टेट 3 मतलब इस 5 की वैल्यू। अब देखो ए की वैल्यू हमारे पास 200, मतलब 5 की वैल्यू होगी 1000, होगी 1000। वह लिख लो कौन से में, स्टेट 3 में पेट्रोल कार्स कितनी थी 1000। और वैसे हैं डीजल कार्स इन स्टेट 1, स्टेट 1 में डीजल कार्स इन स्टेट 1 कितनी आई हैं 450। कहाँ गया जी 450। हमें क्या बोला था, इनका डिफरेंस बताना है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 550। तो 550 मतलब डी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे बड़े आराम से। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको डाउट होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन बचा आपका, बट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ डीजल कार्स इन ऑल स्टेट्स। ठीक है, हम बता रहे हैं डीजल कार्स सारी स्टेट्स में कितनी होंगी। डीजल कार देख लो, ए की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी 450। वैसे इस 5 की वैल्यू क्या होनी थी, और ए की वैल्यू मेरे पास 160 है, तो 5 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 × 160 मतलब 16 पंजे 80 मतलब 800। वैसे इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू भी हमें पता है, मतलब हमें टोटल अगर डीजल कार्स निकालनी होती कितनी होती 450 प्लस 800 प्लस 800 प्लस 1400। अब कर लो 800 और 800 1600, 1600 और 1400 3000, 3000 प्लस 450 मतलब 3450। लिख लिया हमने कितना 3450। जाके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डीजल कार्स। अब हमें इनकी एवरेज बतानी थी, और टोटल स्टेट्स कितनी है 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर लो। अब काट लो इसको, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 2 25, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1, 4 2 जा 8.5 मतलब 862.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही था आपके इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन। तो हमने 6 क्वेश्चन कर लिए बड़े नाम से। सिर्फ हमें ये डाटा बताना था। इसमें आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम खींच के कितने टाइम लगता 5 मिनट, और 5 मिनट लगते तो आपका अगर एक मिनट भी अगर आप क्वेश्चन मतलब टोटल क्वेश्चन करने में कितने लगते थे आपके 5 मिनट। और अगर 5 मिनट में आप ये 6 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका टाइम एकदम सेट चल रहा है। ठीक है, ऐसे कर सकते थे, और ये कुछ इतना टफ आपको पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, अब ऐसे ये क्वेश्चन है आपका अगला जी, ये रूम है, डायमेंशन दी है। ठीक है, ये डायमेंशन दी है सबकी। अब बोला कि देयर आर 3 बुक्स केप्ट ऑन टेबल, 3 बुक्स हैं आपकी टेबल पे। आपको ये याद रखना है कि टेबल पे आपके 3 बुक्स रखी हुई हैं, ये बुक की डायमेंशन दी हुई है। ठीक है, एंड ऑल्सो ए लैम्प, और मतलब जो टेबल है आपका उस पर एक तो बुक है और एक मतलब 3 बुक्स हैं और एक लैम्प है, और इनके अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन दी है। हमें बताना आंसर क्या होगा। और देखो ये फीट में दिए हैं, सारा कुछ फीट में दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ें इंच में दी हुई हैं। आपको बस ये याद रखना है कि 1 फुट में कितने 12 इंच होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको इसको इंच में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 12 आप कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस पे जाते हैं। ठीक है, अब हमें बोला कि बट वुड बी द एरिया ऑफ रूम विच इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। अब देखो आपका जो रूम होगा, रूम का जो आपका फ्लोर होगा, सिर्फ वही एरिया आपका कवर होगा चीज़ों से। ऐसे थोड़ी चीज़ें हवा में थोड़ी रखी हैं आपने। जो कवर होना है आपका एरिया वो सिर्फ रूम में किसका एरिया कवर होगा, फ्लोर वाला। और जो फ्लोर वाला एरिया होगा वो सिर्फ किस में आएगा, लेंथ और ब्रेथ में। उसमें हाइट का कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, जो फ्लोर का एरिया उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही काम आएगी, उसमें हाइट का लेना देना है ही नहीं। अब हमें यही बोला कि हमें बताना है कि जो रूम का जो हमारा एरिया है, फ्लोर का एरिया विच इज़ नॉट कवर्ड बाय, जो कवर्ड नहीं है किसी प्रोजेक्ट पे। मतलब हम क्या करेंगे, जो टोटल रूम का सरफेस एरिया वो लेंगे, उसमें से माइनस कर लेंगे बाकी सब चीज़ें जो रूम में पड़ी हुई हैं। अब देखो जो हमारे पास रूम का जो आ जाएगा सरफेस एरिया वो क्या होगा हमारे पास। देखो रूम का सरफेस एरिया क्या है हमारे पास 18 × 12, क्योंकि जो रूम का सरफेस होगा वो किस फॉर्म में होगा, रेक्टेंगल शेप में। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। जे आगे हमारे पास लेंथ, जे आगे ब्रेथ। मतलब कह सकते हैं जो रूम का सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा 18 × 12। तो देख लो 18 × 12। अब इसमें से आपने माइनस करना जो चीज़ें रूम में पड़ी हुई हैं।
ठीक है। अब देखो आपका जो ये है टेबल और लैंप, ये तो आपका टेबल नहीं सॉरी बुक्स और लैंप, ये तो आपका टेबल पे पड़ा हुआ है। तो आपको जो ये टेबल का एरिया लेगा इसका रूम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब आपको रूम में से सिर्फ एक बेड का एरिया माइनस करना पड़ेगा और एक टेबल का और एक चेयर का, क्योंकि बुक्स तो आपकी किस पे है, टेबल पे है, और उसका सरफेस मतलब रूम के सरफेस से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो वैसे ही जो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो बेड का एरिया, एक टेबल का एरिया, एक चेयर का एरिया। अब इसमें भी कोई हाइट का लेना देना है नहीं, मतलब इसमें से हम माइनस कर लेंगे क्या 3.5 इंटू 6। अब इसका एरिया क्या होगा 3.5 इंटू 6, ठीक है। वैसे जो अगला 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4, वैसे ही माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2.5। कर लो इसको 18 इंटू 12 कितने होते हैं, 12 एकम 12 120, मतलब 12 8 96 कितना आ जाएगा आपके पास, ये कर लो 120 और 96 मतलब 6 9 2 11 1 216, मतलब जी 216 में से माइनस करना है क्या 6 5 30 6 3 18 9 20 200 ना कितना आ रहा है जी 6 5 33 कैरी 6 3 9 20 20 मतलब 200 मतलब 21 माइनस 4 3 12 माइनस 2 इंटू ढाई मतलब 5, ठीक है। अब कर लो 21 12 5 17 17 में से 17 प्लस 21 कितने होते हैं आपके पास 38, मतलब 216 में से आपको 38 निकालने हैं। अब निकाल लो 216 में से 38, अगर 16 निकाले पीछे कितने बचेंगे 22 और 22 और निकाल दो कितना बचेगा आपके पास 178। तो 178 स्क्वायर फीट आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो आपका क्या होगा सिर्फ रूम का सरफेस एरिया जो किसी भी ऑब्जेक्ट से कवर नहीं है, क्योंकि हमने ये लिख लिया रूम का सरफेस एरिया, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट पड़े हैं उनको माइनस कर लिया, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, बट इज द एरिया ऑफ टेबल विच इज अनकवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम क्या कर लेंगे कि टेबल का एरिया है, टेबल के एरिया में से हमें अनकवर्ड वाला निकालना है, तो हम क्या करेंगे जो बाकी ऑब्जेक्ट जो भी पड़े हैं उनका एरिया माइनस कर लेंगे। और देखो टेबल का एरिया क्या दिया हमें, टेबल कहाँ गया 3 फीट और 4 फीट, मतलब इसका जो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ कितना 3 इंटू 4 स्क्वायर फीट। और लेकिन जो हमें आंसर दिया किस में स्क्वायर इंचिस में दिया है। अब स्क्वायर इंचिस में अगर हमें कन्वर्ट करना है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इंटू 12, 12 क्यों 12 इसके लिए और 12 इसके लिए, क्योंकि जे भी स्क्वायर फीट में है जे भी फीट में है, तो 12 इंटू 12। अब इसमें हम माइनस कर लेंगे क्या 3 बुक्स, अब 3 बुक्स हमें माइनस करनी है, मतलब 3 इंटू बुक्स का एरिया। बुक्स का एरिया क्या दिया हमें 12 इंटू 6, तो हम लिख लेंगे 12 इंटू 6 इंटू कितनी टोटल बुक्स कितनी है 3। अब इसमें से हम माइनस करें क्या एक लैम्प का एरिया। अब जो हमारे पास लैम्प है, लैम्प किस में, लैम्प जो हमें दिया हुआ है जो इसका एरिया होगा लैम्प का एरिया वो सर्कुलर शेप का होगा। सर्कुलर शेप मतलब पाई आर स्क्वायर आ जाता है ना हमारे पास क्या जो भी एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितने दिया 3.5 इंचेस, तो हम लिख लेंगे पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5। तो इसको हमें सॉल्व करना है। और देखो इसको अगर काटो आप 0.5 से कट जाएगा। अब ये 22 इंटू 0.5 मतलब 11 इंटू 3.5। अब इसमें से माइनस करना है हमें क्या, अब देखो 4 3 जा 12 मतलब 12 इंटू 12 है। अगर आप इन दोनों में से देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, इन दोनों में से अगर आप एक 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो एक 12 तो आपका ये वाला चला गया। अब वैसे एक 12 जहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो अंदर आपके पास क्या बचेगा 12 इंटू 12 144 माइनस 6 इंटू 3 18, 144 मतलब 144 में से अगर आप 18 निकालो तो कितना बचेगा आपके पास 12 इंटू 8 गया आपके पास 136 और 136 में 4 और 4 126 माइनस 11 इंटू 35, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देख लो इसको कर लो। अब 12 इंटू 126 इंटू 12 मतलब 12 एकम 12 आगे 2 जीरो 12 दूने 24 1 जीरो 12 छिके 72 मतलब 2 7 4 11 1 2 4 1 5 1 मतलब 1512 में से आपको माइनस करना है क्या 11 इंटू 35 मतलब 35 और 35 5 5 3 8 3 मतलब 38.5। अरे आप इसमें से 38.5 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.5 और इधर बचेगा 0 8 यही आ रहा है ना आपके पास 5 3 8 मतलब आपके पास अगर आप ऐसे भी देखो इसमें से कितना 38 जा रहा है ना 37 गया मतलब ये
अब ये आंसर तो हो नहीं सकता, ये 1500 से ज़्यादा है, ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं, ये भी आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये 1512 है। एक ही ऑप्शन है आपके पास सी पार्ट जो 1512 से छोटा है, तो हम इसी को मार्क कर लेंगे। आप चाहे माइनस करके देख लेना, यही आएगा इसके आसपास ही 1473.5। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे। वैसे अगला क्वेश्चन जी, हाउ मैनी टेबल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर सरफेस। फ्लोर सरफेस को कितना चाहिए होगा, ठीक है, टेबल्स टू कंप्लीट रूम। ठीक है, अब देखो जो आपके पास रूम का जो सरफेस एरिया उसको आप डिवाइड कर लो किससे, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ टेबल्स, उसको जो भी आपका टेबल का सरफेस एरिया उससे डिवाइड कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही आपका जो टोटल रूम का सरफेस है वो आपके पास कितना है, 18×12, तो लिख लो 18×12 आपका आ गया टोटल रूम का सरफेस। और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टेबल्स, डिवाइड बाय कर लो नंबर जो एरिया ऑफ टेबल क्या होगा आपके पास 3×4, 3×4, 4 3 या 12, 12 से 12 कट गया, मतलब आपके पास 18 टेबल्स आप रूम में रख सकते हो। तो ए पार्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इफ़ द एंटायर रूम इज़ टू बी फिल्ड बाय बुक्स। ठीक है, पूरे रूम को हमने क्या करना है, बुक से फिल करना है, हैविंग द सेम डायमेंशन जो हमें दी हुई है एज लाइंग ऑन द टेबल, देन हाउ मैनी बुक्स आर रिक्वायर्ड, हमें बताना है कितनी बुक्स चाहिए होंगी। अब इस केस में जो हमारा आंसर आ जाएगा वो किस में, वॉल्यूम के बेस पे, क्योंकि हमें क्या बोला है कि हमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या करनी है, रूम में फिल करनी है 1 बाय 1। ठीक है, और देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो रूम की वॉल्यूम है उस टोटल वॉल्यूम को अगर हम डिवाइड कर लें जो भी हमारे पास बुक्स की वॉल्यूम है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और देखो रूम की वॉल्यूम आपके पास क्या होगी, अब वॉल्यूम जो रूम है आपका क्यूबाइडल शेप में, और क्यूबाइडल शेप में तो उसकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो मतलब 18×12×12। ठीक है, 18×12×12। अब करते हैं हम 18×12×12, रुको लिख लेते हैं आगे, कहाँ गया आपका क्वेश्चन, हाँ लिखो जी, आपके पास रूम का जो टोटल वॉल्यूम है 18×12 इंटू कितना था, 18×12×12, कहाँ गया, 18×12×12। अब इसको आपने टोटल डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ बुक्स से, मतलब बुक्स की जो वॉल्यूम होगी आपके पास, बुक्स की वॉल्यूम क्या है, 12×6×3, 12×6×3, 12×6×3। पर लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखो, जो आपके पास जो बुक्स हैं है ना, सॉरी रूम है वो फीट में है ना, फीट में, पर लेकिन जो बुक्स हैं वो इंचेस में है ना, इंचेस, मतलब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेम करना पड़ेगा। अब इसका अगर यूनिट हमें सेम करना है तो हमें पता है कि जो 1 फुट होता है, 1 फुट में कितने 12 इंचेस होते हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर लें किससे, 12 से कितनी बार, 3 बार, क्योंकि एक बार है इसके लिए, एक बार है इसके लिए, एक बार है इसके लिए, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। और देखो 12 से 12 कट गया। ठीक है, अब 6 से 6 3 जा 18, 18 से 18 कर लिया। ठीक है, मतलब आपके पास 12 का 1 2 3 4, 12×12 इंटू 12 ये कर लो, मतलब 12×12 144 इंटू 144, 4 4 जा 16, मतलब लास्ट में 6 आना चाहिए आपके पास। अब देखो अगर आप इसको अगर बाई चांस 100 ही मानते हैं, ठीक है, 100 छोड़ी 150 ही मानते, ठीक है, और देखो अब हमें इतना बड़ा आंसर दिया है, ठीक है, इतना बड़ा आंसर दिया आपके पास, और हमें पता है कि 4 और 4 लास्ट में क्या आना चाहिए, 6, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। और देखो ये 144 है, ये 144 है। अब देखो अगर आप इसको अगर बाई चांस अगर आप इसको 150 ही मानते हैं, ठीक है, सपोज करो 150 ही माना आपने, 150 करते आपके पास कितना आ जाता, 15×15 225, आगे 2 जीरो, मतलब आपका 22,000 के आसपास आंसर आ रहा है, मतलब आपका लैख वाला भी आंसर हो नहीं सकता। अब ये तो 11,000 बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, 11,000 जो 12,000 हमारा किसका, अब देखो ये किसके आसपास आ रहा है, 100×100 के आसपास, तो 144 के आसपास क्या आएगा, मतलब हमारे 144 के आसपास 22,000 से छोटा आना चाहिए कोई नंबर। 22,000 से थोड़ा छोटा आंसर कौन सा है, बी पार्ट, तो बी पार्ट ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी पार्ट ये रहा आपका, यही आंसर आ जाएगा। अगर आपको करना ही हो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपके पास यही आएगा 20736। ठीक है, वैसे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी चेयर्स कैन वी पुट इनसाइड द रूम सो एज टू कवर द एंटायर फ्लोर एरिया ऑफ द रूम, हमें बताना कि चेयर्स कितनी लगेंगी। और देखो जो रूम का सरफेस एरिया वो कितना है, 18×12, और जो चेयर है हमारे पास 2 × 2.5। ठीक है, तो कर लो 18×12, 18
इंटू 12 रूम का सरफेस एरिया, और वैसे ही 2 इंटू डाई ये आ जाएगा आपके पास इसका। अब 2 इंटू डाई करोगे आप, ये आपके पास सिंपली लिख सकते हो 5, मतलब 18 इंटू 12 अपॉन 5। अब 18 इंटू 12 हमने किया था, कितना आता है हमारे पास 216, इसको डिवाइड कर लो 5 से। अब देखो इसको अगर आप काटो 5 हो जा 20, पीछे रिमाइंडर 1 16, 43.2 आ रहा है आपके पास। अब 43.2 है, मतलब आपको टोटल चेयर्स तो आपके 43 लगेंगे ही, और एक चेयर लग रही है आपकी 0.2, मतलब आप सिंपली कह सकते हो आपकी 43 चेयर्स आपके रूम में आ सकती हैं। तो सी पार्ट आपका 43 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन से आपके आज के जो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिए। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको और क्वेश्चन मेरे को भेजने होंगे जो मैं सॉल्व कर सकूं तो आप इस जीमेल पे भेज देना। ठीक है, quantspro77@gmail.com। और अगर कुछ भी डाउट होगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, और इसके एनोटेशन फाइल चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।